हेलो गाइस, स्वागत है कि अपने चैनल हैंड नोट्स मोटर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कि जो कि अपना बायोलॉजी का जो नोट्स है उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। जो कि मैं मेरा सेल जो कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज मैं क्या पढ़ाऊँगा? सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन आज मैं कंप्लीट करा दूंगा, जो कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, देखिए कोशिका विभाजन ना, कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था? रोडोल्फ वर्चू ने। वो रोडोल्फ वर्चू ने बताया था कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन किसको कहते हैं? देखो हमारी जो कोशिका, हमारी जो देखो हमारी हमारी जो बॉडी है ना, सभी क्या छोटे हमारी बॉडी ना, मतलब कि जो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है ना। कोशिका क्या है ना, हमारी देखो बॉडी ग्रोथ कर रही है। किस लिए ग्रोथ कर रही है? क्यों ग्रोथ कर रही है? क्योंकि मतलब कि हमारी जो कोशिका है वो क्या है कि टूट टूट के धीरे धीरे क्या है, विभाजित होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या ग्रोथ कर रही है। ठीक है ना। तो इसे कि इसको कोशिका विभाजन का इसे मतलब देखेंगे, परिभाषा तो ये कहेंगे कि पुरानी कोशिका का नए मतलब पुरानी कोशिका का टूट के नए कोशिका में मतलब बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है ना। कोशिका का टूट कर नई कोशिका बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी कोशिका विभाजन कहलाती है। या तो देखो नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। जो नई कोशिका है ना, है वो किससे? पुरानी कोशिका से बननी है, वही बात है ना। तो इसको विभाजन के बारे में किसने बताया था? रोडोल्फ वर्चू ने बताया था 1855 में। ठीक है, 1855 में 1855 बताया था। फिर उसने एक दिया था मतलब इसने ये कहा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो आपको इसमें मतलब सेल में भी बता चुके थे रुडोल्फ वर्चू के बारे में कि ओमनी सेलुला ई सेलुला कौन दिया था? इन्हें नहीं दिया था। जो कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेनोसवान, तो उसमें जो त्रुटि थी ना, उसको मतलब कि उसमें जो त्रुटि थी उसका मतलब कि वो मतलब जिसमें जो जितने भी गलती थे ना उसको सुधारे थे। उसके सुधारने का काम कौन किए थे? रोडोल्फ वर्चू ने किए थे। ठीक है ना। तो उसी समय दिए थे कौन? ओमनी सेलुला ए सेलुला। ठीक है ना। तो देखो टाइप ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। ठीक है ना, दो होते हैं। एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है यम अवस्था ना। तो जिसको बोलते हैं इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा होता है यम अवस्था, मतलब कि यम फेज बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेज यम फेज। ठीक है ना। अब देखो इंटरफेज मतलब क्या होता है ना, एक होता है क्या गाइज? इंटरफेज, एक होता है यम फेज ना। इंटरफेज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जीवन स्टेज, एक होता है यस्ट मतलब कि सिनेथेसिस स्टेज, एक होता है G2 स्टेज। मतलब जीवन मतलब क्या होता है? गैप 1, फिर गैप 2, फिर सिंथेसिस। ठीक है ना। अब देखो, तो आइए देखते हैं। अब देखो यम फेज मतलब क्या होता है? दो होते हैं। एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। एक होता है मिटोसिस, एक होता है मियोसिस। मिटोसिस मतलब समसूत्री और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री। मतलब कि समसूत्री समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। ठीक है ना। अर्धसूत्री एक होता है असमसूत्री, एक होता है असमसूत्री, जिसे कि ए मिटोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इंटरफेज क्या होता है ना, इंटरफेज इंटरफेज मतलब इंटरफेज अवस्था क्या होता है ना। देखो ये अवस्था जो होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। 90% टाइम इसी में लगता है। 90% टाइम किस में लगता है? इसी में लगता है, इंटरफेज अवस्था में। ठीक है ना। सबसे प्रथम अवस्था होती है क्या? इंटरफेज अवस्था क्या होती है? सबसे प्रथम अवस्था होती है तैयारी की अवस्था, इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो तैयारी की अवस्था किसको कहते हैं? इंटरफेज अवस्था को ना। तैयारी की अवस्था किसको कहते हैं? इंटरफेज अवस्था को। ठीक है ना। इसी इसके तीन चरण होते हैं ना। इसके कितने चरण होते हैं? तीन चरण होते हैं ना। कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। तो देखो इंटरफेज अवस्था होती है, इसके क्या प्रथम अवस्था होता है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। तैयारी की अवस्था इसी को कहते हैं ना। इसमें तीन चरण होते हैं। ठीक है ना। कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था इसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इंटरफेस ना। देखो अब क्या होता है? जीवन अवस्था होता है। जीवन मतलब देखो जी से क्या होता है ना, ग्रोथ। जी से क्या होता है? ग्रोथ ना, ग्रोथ करना। तो जीवन मतलब क्या होता है? जीवन में ग्रोथ करना मतलब कोशिका का वृद्धि होना, कोशिका का वृद्धि होना। कभी देखोगे हम लोग छोटे होंगे तो हमारी जो ये पूरे अंगुली है ना, कभी इतने छोटा सा होगा। जब वो छोटे रहे होंगे तो इतना बड़ा होगा। फिर देखो ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया तो पूरा हम लोग का हाथ इतना। तो ये क्या, कोशिका का विभाजन हो के बड़े बड़े बदलना ही क्या होता है? ये सब देखो, ये सब चले कोशिका का ही देन है ना। मतलब क्या है, इसी को कह रहा है कि कोशिका वृद्धि करती है। तो कोशिका वृद्धि करती है तो क्या होता है? ग्रोथ होता है। ठीक है ना। उसी को जीवन अवस्था होता है। मतलब जीवन अवस्था मतलब कि ग्रोथ वाली अवस्था। ठीक है ना।
यस यस स्टेज क्या होता है, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस स्टेज। तो यस स्टेज में ना क्या होता है ना, डीएनए संश्लेषित होता है। देखो एक होता है, देखो ग्रोथ कर रहे हैं, देखो ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारे क्या न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए भी देखो अपना कॉपी बनाता है, जैसे कि डीएनए भी अपना क्या है, कॉपी बनाता है, डीएनए ज़्यादा बनने लगता है। तो यस अवस्था में ना इसमें क्या होता है, डीएनए ज़्यादा बनने लगता है। ठीक है ना, डीएनए क्या करता है, ज़्यादा बन रहा है, डीएनए संश्लेषण होने लगता है, मतलब डीएनए बनने लगता है। इसमें मतलब यस स्टेज में क्या होता है, डीएनए की मात्रा धीरे धीरे ज़्यादा बनने लगती है। ठीक है ना, ये क्या होता है, स्टेज यस स्टेज होता है ना। अब देखो G2 क्या होता है, सेल ऑर्गनस मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन मतलब कि जितने भी हमारे कोशिकांग है ना, वो क्या होते हैं ना, दो भागों में होने लगते हैं, मतलब टूटने लगते हैं। तो सभी कोशिकाओं को काफी बनने लगता है। जैसे कि देखो कोशिकांग कौन कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर से गोल्गी बॉडी होता है ना, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लाइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है ना, उसके बाद गोल्गी बॉडी होता है। तो ये सब क्या होता है ना, इन सब का क्या होता है, गुणज होने लगता है ना। गुणक मतलब कि ये अपना कॉपी बनाने लगते हैं ना। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, G2 अवस्था कहते हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं, GT अवस्था। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हम समझ ले उत्तरावस्था। इंटरफेज अवस्था क्या होती है, हमारी सबसे प्रथम अवस्था होती है, तैयारी की अवस्था इसी को कहते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं, कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था यही होती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हमारा हो गया इंटरफेज मतलब उत्तरावस्था, ये तीनों हम पढ़ लिए, G1 यन G2 क्या होता है। ठीक है ना। अब देखो यम फेज कितने होता है, यहाँ पे एक और पढ़े थे हम प्रैक्टिस, यहाँ से आपको 40 प्रश्न देंगे, 40 क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें मतलब एक बता देंगे, एक सर है उनका, मतलब प्रैक्टिस के लिए 40 प्रश्न देंगे। तो एक होता है असमसूत्री होता है। ठीक है ना, ए मीटोसिस होता है। ठीक है ना, उसके बारे में मैम नहीं पढ़ाई तो मैं नहीं लिखा हूँ, बट मैं दो पढ़ाई तो दो जानते हैं। यम फेज में देखो क्या होता है ना, दो होता है, मीटोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, समसूत्री समसूत्री अर्धसूत्री। ठीक है ना, मीटोसिस हम मियोसिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है समसूत्री विभाजन, क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है ना। समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, मिटोसिस समसूत्री और मियोसिस अर्धसूत्री। ठीक है ना। तो देखो और समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, समसूत्री विभाजन की खोज की थी ना वेल्थर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, वेल्थर फ्लेमिंग ने। ठीक है ना, वेल्थर फ्लेमिंग ने ना। अब देखो अर्धसूत्री की विभाजन किसने की थी, वास्कर हर्टविंग ने ना। तो कौन की थी, वो ऑस्कर ऑस्कर हर्टविंग ने ना। तो हमें जो समसूत्री का विभाजन फ्लेमिंग ने, वेल्थर फ्लेमिंग ने किए थे। किसमें किए थे, 1845 से 65 के बीच में चाहे किए होंगे। ठीक है ना, किए हैं। उसके बाद मियोसिस और अर्ध समसूत्री का विभाजन किए थे, ओरकस हर्टविंग ने किए थे। ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, एक कायिक कोशिका के रूप में होता है। कायिक मतलब बॉडी होता है जो कि सोमेटिक सेल के रूप में होता है। एक क्या होता है, एक कायिक कोशिका के रूप में होता है ना। समसूत्री हमारा क्या होता है ना, हम क्या पहले समसूत्री के बारे में बता लेते हैं, उसके बाद अर्धसूत्री के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, नहीं चलो दोनों साथ में बताते चलते हैं ना। एक क्या होता है, एक कायिक कोशिका में होता है। ठीक है ना। आगे क्या होता है, द्विगुणित डिप डिप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखो ये क्या था, दो बस ये क्या करता है, समसूत्री मतलब कि समान समान कोशिका का विभाजन करता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। बस देखो एक है, यहाँ से टूट के यहाँ तक आएगा। ये क्या है, पुत्री है, मतलब मातृ है, तो यहाँ से पुत्री में आएगा। ठीक है, पुत्री। तो ये से एक क्या था, एक से टूट के इसीलिए वो द्विगुणीय होता है, बस दो गुणीय होता है। ठीक है। अब देखो ये होता है हमारा कौन होता है, मियोसिस अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री होता है ना, ये जनन कोशिकाओं में होता है। देखो ये किस में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है ना, इसको कहते हैं स्पर्म एंड ओवम। तो ये क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम, जो कि हमारा मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु ना है, तो इसमें होता है। तो हम बोलेंगे कि जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब देखो जिसे हम बताते हैं, हमारे देखो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब कि देखो हमारे कितना होता है, 46 कितना होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं ना, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जब विभाजन होगा तो क्या होगा, 23 गुणसूत्र हो जाएंगे, 23 गुणसूत्र। तो 23 का क्या हो गया, समछू मतलब हो गया, फिर इसका विभाजन करेगा ये, फिर इसका विभाजन करेगा ये। ठीक है ना, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो 46 हमारा गुणसूत्र होता है, तो 23 23 आ जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना।
और उसके बाद देखो किस में होता है, हमारे जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें, जनन कोशिकाओं में, स्पर्म एंड ओवम, मतलब शुक्राणु और अंडाणु में होता है, ठीक है ना। आई देखो अगुणिक, ये दुगुणिक होता है, एक होता है अगुणिक, मतलब युग्मज बनाते हैं, ये अगुणिक युग्मज बनाते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं ना। देखो 4 था, 4 से कितना हो गया, 2 हो गया, तो क्या हुआ, अर्ध अर्ध समसूत्री हुआ कि नहीं, 4 था पहले, फिर 2 2 हो गया, अर्ध समसूत्री हुआ, फिर 2 से ना फिर क्या होगा, 1 1 में टूट गया, तो फिर क्या हुआ, 1 1 में टूट गया, तो क्या हुआ, अर्ध समसूत्री हुआ ना। तो देख रहे ये था इसमें। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये विभाजन केवल एक चरण में होता है। देखो ये विभाजन किस में होता है, केवल एक चरण में होता है, और ये विभाजन 2 चरण में होता है। देखो यहाँ से इसके बाद एक चरण, फिर देखो ये मतलब ये तो था ही एक, देखो एक चरण, फिर यहाँ पे देखो ये 2 चरण में होता है। तो ये विभाजन एक चरण में होता है, ये विभाजन 2 चरण में होता है ना। अब देखो केंद्रक, जो कोशिका ना है, कोशिका करें न्यूक्लियस, देखो जो न्यूक्लियस है ना, केंद्रक, जो न्यूक्लियस है ना केंद्रक, ठीक है ना, केंद्रक हमारा न्यूक्लियस है ना। तो केंद्रक में ना एक ही विभाजन होता है, क्या होता है, एक ही विभाजन होता है, किंतु गुणसूत्रों की संख्या कोशिकाओं में समान रहती है। देखो भाई, ये देखो केंद्रक में एक ही विभाजन होता है, देखो केंद्रक है ना, तो ये कोशिका है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक है ना, केंद्रक का विभाजन होगा तभी कोशिका का विभाजन होगा ना। तो देखो हमारी केंद्रक में ना एक ही कोशिका का एक ही विभाजन होता है, लेकिन किंतु उनके जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, इस पर मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, कोशिका में समान होती है। देखो समसूत्री क्या होता है, समान होती है, तभी ना समसूत्री होगा, समान होती है। अब देखो कैसे होता है, देखो ये मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका है, और देखो ये क्या, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो मातृ कोशिका ये मान लो 2 है, तो ये तो क्या तो समान रहती है, समान रहती है। पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, तो पुत्री कोशिका में भी क्या रहती है, समान रहती है। तो ये 2 है, ये 2 है, 2 है, तो क्या पुत्री कोशिका में समान रहती है, मातृ कोशिका में, ठीक है। अब यहाँ देखो यह विभाजन 2 चरणों में होता है, देखो 2 चरणों में होता है, एक होता है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, एक होता है मेटाफेज फर्स्ट, एक होता है मेटाफेज सेकेंड, ठीक है ना। इसमें देखो केंद्रक में ना 2 बार विभाजन होता है, इसमें केंद्रक में 1 बार विभाजन होता है, इसमें केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है। देखो ये हमारा केंद्रक है, पहले 1 बार विभाजन हुआ, इसके बाद फिर इसमें 1 बार विभाजन होगा, तो इसमें केंद्रक में क्या होता है, 2 बार विभाजन होता है, ठीक है ना। केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है, जिसके चार संपत्ति कोशिकाएं बनती है, क्या होती है, 4 संतति कोशिकाएं बनती है, फलतः गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी गुणसूत्र रह जाते हैं, ठीक है ना, आधी आधी गुणसूत्र रह जाते हैं। आपको बता दिए आधे रह जाते, समान रह जाते, समसूत्री, आधे रह जाते, अर्धसूत्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस विभाजन में, देखो यहाँ पे इस विभाजन में पूर्वावस्था सरल व कम अवधि की होती है। पूर्वावस्था मतलब प्रोफेज जो होता है ना, वो कम अवधि का होता है, बस ये बात समझ, कम अवधि का होता है। अब देखो इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और काइजेमेटिया नहीं बनती है, ठीक है ना। काइजेमेटा बनना व क्रॉसिंग ओवर होने के कारण इस संपत्ति कोशिका में विभाजन पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो घाव भरना, इसका देखो काम क्या होता है, घाव भरना। देखो समसूत्री विभाजन में पूछ देगा कि सब घाव भरना किसमें, किस विभाजन में है, तो क्या होता है, समसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, घाव को भरना। देखो अब चोट लग गई, कोई गिर गया, गिरने के बाद देखो कट गया, चोट लग गई, तो इसका क्या, भरना। तो भरने का कार्य कौन करती है, हमारी समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री में समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है ना। किसको बोलते हैं, मिटोसिस बोलते हैं, मिटोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो समसूत्री विभाजन क्या होती है, घाव कहीं गिर गया, हम घाव चोट लग गया तो घाव को भरना, ठीक है। ये क्या होती है, अलैंगिक जनन होते हैं। देखो यहाँ पे लैंगिक जनन होता है, आप लोग को बता चुके थे कि देखो यहाँ पे स्पर्म में होता है और ओवम में होता है, अंडाणु और शुक्राणु में जनन कोशिकाओं में होता है, यह कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। तो जब यहाँ पे नहीं होता, अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पूर्वावस्था 5 चौथीस अवस्था में बटी रहती है, पूर्वावस्था जो होती है ना 5 चौथीस अवस्थाओं में बटी रहती है, टाइप्टोटीन, ग्लाइकोटीन, पैक्टीन, उसके बाद डाइप्टोटीन, अडेक्सी, डाइकोइनेसिस, ठीक है ना। गजब गजब नाम बायोलॉजी में भी। और देखिए यहाँ पे एक समसूत्री और असूत्री, देखो यहाँ पे कहते हैं समसूत्री विभाजन वृद्धि, समसूत्री विभाजन वृद्धि की मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होती है। तो आप लोग को बता देते समसूत्री विभाजन किसके लिए होती है, मरम्मत आदि के लिए क्या होती है, मतलब कि विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन
वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए क्या हो सकती है, आवश्यक होती है। ठीक है ना। अब उसके बाद शुक्राणु अंडाणु का निर्माण स्पर्म एंड ओवम में। शुक्राणु अंडाणु का इस्तेमाल आप लोगों को बता देते कि शुक्राणु अंडाणुओं का मतलब निर्माण इसी में होता है ना, जन्म कोशिकाओं का निर्माण इसी में होता है, तो सोचो रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो यम फेज, जो यम फेज होता है ना, मिटोसिस और मियोसिस, समसूत्री अर्धसूत्री ना, तो इसमें भी क्या होता है कि दो होता है ना, एक होता है साइटोकाइनेसिन, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है ना। कैरियोसाइनेसिन देखो, हम कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, तो उसी तरह हमारे केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी ना। तो हमारा केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी, तो उसी से बुरा है। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन ना। तो केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन ना। आप देखिए उसी के बारे में बताया, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस बता दिए थे, कोशिका केंद्र के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। तो ये बता दे, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलीफेज होता है, विभाजन केंद्रक में हो रहे हैं ना। तो देखो ये हमारी क्या केंद्रक है, केंद्रक पहले टूटेगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, तो फिर पूरा कोशिका विभाजन होगा। मेटाफेज क्या होता है, गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है ना, गुणसूत्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। ठीक है ना, गुणसूत्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। ठीक है। हेलो गाइज, तो आप लोग को क्या हुआ, मेटाफेज बता दें, तो गुणसूत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, मेटाफेज कहलाता है ना। तो गुणसूत्रों का अध्ययन क्या होता है, मेटाफेज कहलाता है। तो गाइज हमारा ये था क्या, हमारा क्या था, सेल डिवीजन। ठीक है ना, सेल डिवीजन। ठीक है ना, जो कि इतना मैं मेरे को पढ़ाई थी, और कहीं कुछ छूटा होगा तो आप लोग को क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है ना, एक वीडियो के माध्यम से, जो कि उस वीडियो में कुछ छूटा होगा तो जो कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं मैम के द्वारा जितना पढ़ा था उतना मैं कंप्लीट किया। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का तो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए, लगभग 40 से 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए गाइज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे, सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे कि कोशिका विभाजन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इतना तैयार कर लिया है तो इससे बाहर आपका पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा सा। कोशिका विभाजन हमारा शरीर 5 अरब से भी ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, कटे फटे अंगों, बच्चे को जन्म देना होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। दुनिया की उत्पत्ति या फिर हमारे शरीर में कटे फटे अंगों का भरना, घाव का भरना, ये सभी कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। और इसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं, ये इसकी लिंक दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। आप टेलीग्राम पर जाएं और इसकी पीडीएफ ले सकते हैं वहां से। और मैं बहुत सारी जानकारी अपडेट करता रहता हूँ वहां पर, और न्यूज वगैरह डेली की, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पुरानी कोशिकाओं से विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब पुरानी कोशिकाओं से मतलब नई नई कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो पुरानी कोशिकाओं से शरीर में नई नई कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन कहलाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा। हम ये बोल रहे हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, तो भाई ये कोशिका विभाजन होता है, ये किसने बताया सबसे पहले। तो दोस्तों ये बताया था बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था, 1855 में बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट हुक नहीं आएगा इसमें, उन्होंने तो कोशिका की खोज की है। फार्मर तथा मूर्य अपन देखेंगे अभी। असूत्री, समसूत्री, कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं तो इसके बारे में इन्होंने बताया। तो दोस्तों सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया, विभाजन के बारे में बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने बताया 1855 में। और देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं इन 40 क्वेश्चन में, आप मुझको कमेंट करके जरूर बताना और अपने मन से आंसर देने की कोशिश करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। आपने सुना होगा, चलो बताइए जल्दी से कौन कौन सा रहता है। असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा रहता है समसूत्री कोशिका विभाजन,
और तीसरा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री होता है अविकसित जीवों में, समसूत्री हमारे शरीर में होता है कायिक कोशिका में, मतलब काया में चोट लग जाती है उसे भरने के काम में आता है। अर्धसूत्री आधा मां से और आधा पिता से आता है, मतलब दुनिया की उत्पत्ति के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो दोस्तों कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, इसका आंसर ए सही है। और इसकी मैंने वीडियो दे दी है, आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो पूरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कोशिका विभाजन के प्रकार हैं जो मैंने अभी आपको बताया, असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो दोस्तों कोशिका विभाजन के तीनों प्रकार हैं, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कोशिका विभाजन तीनों प्रकार का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अविकसित कोशिकाओं, मतलब एक कोश के जीवों में अविकसित कोशिकाएं जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा या प्रोटोजोआ में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो मतलब अविकसित जीव, तो अविकसित जीवों में इसमें पूछा गया है, तो दोस्तों कौन सा होगा? असूत्री कोशिका विभाजन होगा। असूत्री बोले तो अमाइटोसिस सेल डिवीजन, अमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्यों में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? मनुष्यों में कौन सा होता है? मनुष्य एक कोश के जीव तो है नहीं, बहुकोश के जीव है, तो हमारे अंदर असूत्री नहीं होगा। मनुष्यों में होता है समसूत्री कोशिका विभाजन। हमारे शरीर में चोट लग जाती है, कोई हाथ काट लेता है अपना, तो कुछ समय बाद उसका हाथ भर जाता है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन भरता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में हम जनसंख्या वृद्धि करते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी होता है। मतलब इसका आंसर है बी और सी दोनों। बी और सी दोनों हमारे शरीर में होते हैं, मतलब हमारे शरीर में मनुष्यों में कौन कौन सा होता है? बी और सी दोनों होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा विभाजन कायिक कोशिका में होता है? आपने बड़े बड़े साधु महात्माओं से सुना होगा, कायिक, कायिक मतलब काया, बॉडी। तो हमारी बॉडी में चोट लग जाती है, घाव लग जाती है, तो कौन सा कोशिका विभाजन भरता है? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, वहां पर कोशिका विभाजन होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री कोशिका विभाजन उसको भरने का काम करता है। सम मतलब समान, उसी के जैसा, मतलब हमारे हाथ में चोट लगेगी तो उसी के जैसी खाल आएगी, मतलब अगर 46 गुणसूत्र होंगे तो 46 गुणसूत्र की कोशिका में आएंगे, ना कि अलग अलग। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो का लिंक देखकर वीडियो देख सकते हैं। और हो सके तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आना चाहिए, नहीं आते तो याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। समसूत्री कोशिका विभाजन का कार्य है। समसूत्री कोशिका विभाजन क्या करता है? कोशिकाओं की प्रतिक्रिया पर नियंत्रण? नहीं। कोशिकाओं को नियंत्रित करना? बिल्कुल नहीं। कोशिकाओं की मरम्मत करना और जख्म बनना, मैंने अभी आपको बताया था कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन का कार्य क्या है दोस्तों? कोशिकाओं की मरम्मत करना है, कटे फटे अंगों को भरने का काम करता है। तो सी आंसर होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कैंसर कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की क्रिया होती है। अब कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है? हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में होने लगे या कम मात्रा में होने लगे, ज्यादा मात्रा में कोशिका विभाजन होगा, अनियंत्रित हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में गांठ पड़ जाएगी, उस जगह पर क्या हो जाएगा? कैंसर का खतरा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अनियंत्रित और असीमित कोशिका विभाजन। नियंत्रित अवस्था में होगा तो सामान्य होता ही है, लेकिन अनियंत्रित और असीमित इसका आंसर होगा, तो कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। बी आंसर होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसमें पहले डीएनए का द्विगुणन, डुप्लीकेशन होता है डीएनए का, फिर उसके बाद में केंद्रक विभाजित होता है और लास्ट में कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, और क्या बन जाती है? नई कोशिका। तो ये प्रक्रिया होती है किसके अंदर? तो दोस्तों ये होती है कोशिका विभाजन के अंदर। इसका सटीक आंसर क्या होगा? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में इसकी प्रक्रिया मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 11। समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? किसने बताया भाई समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में? तो समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में 1879 में वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। किस कोशिका विभाजन में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों एक साथ विभाजित होते हैं? ध्यान से सुनना, मतलब ये है अपना कोशिका, बीच में है केंद्रक, बीच में है कोशिका द्रव्य। अब ये क्या होगा? इसका आकार बदलेगा, जल्दी से आप आंसर दो, किसमें होगा? और फिर लास्ट में जाके दो कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये होता है दोनों एक साथ विभाजित होते हैं असूत्री कोशिका विभाजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो असूत्री कोशिका विभाजन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों एक साथ विभाजित हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा असूत्री कोशिका विभाजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित कथन सत्य है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कौन सा कथन सत्य है? भाई इसकी खोज किसने की है? बीजमैन ने की है। बहुत बढ़िया, सही है भाई। पहला कि अर्धसूत्री कोशिका की खोज बीजमैन ने की है। नाम किसने दिया? फार्मर और मूरे ने दिया, ये भी सही है। मतलब ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज बीजमैन ने की है, नाम फार्मर और मूरे ने दिया, तो आंसर इसका कौन सा जाएगा? सी बिल्कुल सत्य आंसर है। चलते हैं आगे। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में होता है? अब बताओ, क्या हमारी काया में अगर कोई हाथ पे हाथ टच कर दे तो क्या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा? नहीं। अर्धसूत्री का नाम ही है आधा मां से आधा पिता से, मेल प्लस फीमेल दोनों से आधे आधे गुणसूत्र मिलेंगे और तीसरी बच्चे का जन्म होगा, तो ये किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में, जाइगोट का निर्माण होता है, तो यह कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन बोलते हैं दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। न्यूनकारी, इसमें आधी आधी आते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है? न्यूनकारी कोशिका विभाजन होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? तो न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जंतुओं में विभाजन कहाँ होता है? तो जंतुओं में विभाजन वृषण में भी होता है, अंडाशय में भी होता है। पुरुषों में वृषण, महिलाओं में अंडाशय, मतलब उपरोक्त दोनों में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पेड़ पौधों के बारे में है ये कि पराग कणों में विभाजन कहाँ होता है? तो पराग कण जो पेड़ के कण होते हैं उनमें ये कोशिका विभाजन कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है बीजाणुधानी में। और पराग कण ऐसे नॉर्मली पेड़ रहता है, फूल रहता है, और फूल के बीच में ऐसा आपने देखा होगा, और यहाँ से ऐसे ऐसे पराग कण रहते हैं, इसमें गिर जाते हैं। तो बीजाणुधानी में, पराग कण में, या बीजांड या बीजाणुधानी में उपरोक्त में से कौन सा? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा
बीजांड या बीजाणु धानी में, बीजांड या बीजाणु धानी में, जो बीजांड रहता है ऐसे ही अंडाकार रहता है ऊपर, तो बीजांड और बीजाणु धानी में क्या होता है, इसका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, परागकणों में विभाजन कहां पर होता है, कोशिका विभाजन, तो बीजांड और बीजाणु धानी में होता है। मनुष्यों में अपन ने देख लिया वृषण और अंडाशय में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, अर्धसूत्री कोशिका। दोस्तों अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो ये आंसर सभी बनने चाहिए ईमानदारी से, ये समय आपको घर बैठकर पढ़ने का है, ना कि आप फालतू में टाइम वेस्ट कर दो अपना। तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं और आप खुद अपनी मदद करिए, क्वेश्चन आंसर पढ़िए, कहीं से भी चीजों को जानने की कोशिश करिए और फिर आगे आप देखना अपने हिसाब से, देखते हैं कितने आंसर आपके सही होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, क्या जा रहा है हाथ क्लिक ही तो करना है आपको। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने भागों में विभाजित होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पूछा है कितने भागों में, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दो भागों में बटा होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो कितने भागों में, दो भागों में, एक तो मियोसिस, इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज पूर्वावस्था कितने भागों में, 5 भागों में बटी रहती है। ये मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी और 7,500 से ज्यादा लोगों ने देखा है, तो आप भी उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और अर्धसूत्री सेकंड समसूत्री के जैसी होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन मैंने बताया था, कब बारात आती है, कैसे शादी होती है, कहां पर काम करने को बोला जाता है, तो ये सारा का सारा आपको बता चुका हूं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पिता से बच्चे में, बच्चे से बच्चे के बच्चे में, दादाजी से पिता में, तो वे लक्षण क्या कहलाते हैं, अनुवांशिक लक्षण। पेपर में आ चुका है, इंपोर्टेंट है। अनुवांशिक लक्षण, कोशिका विभाजन अर्धसूत्री होता है, उसके बाद अनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफर हो जाता है, तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है क्या होता है, इसके फलस्वरूप अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, अर्धसूत्री मतलब आधा मां से आधा पिता से, मतलब गुणसूत्र की संख्या घट जाती है। देखते हैं युग्मक बनते हैं, माता पिता से आएंगे, जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे, पहला सही है। गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, बिल्कुल, माता पिता से आते हैं 46 46 तो 23 23 गुणसूत्र आपस में मिल जाते हैं। विभिन्नता आती है, बच्चे की आंखें अलग होंगी, सब चीजें अलग होंगी, फेस थोड़ा अलग होगा, कुछ मिलता जुलता होगा, मतलब विभिन्नताएं आती हैं, मतलब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। युग्मक बनेंगे, गुणसूत्रों की संख्या कम होगी, विभिन्नता आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था के दौरान, पश्चावस्था ध्यान सुनना, अपन ने देखा था मैंने आपको बताया था पीएमएटी, पीएमटी का एग्जाम दे रहा प्री मेडिकल टेस्ट, आकाश नाम का लड़का, मैंने बताया था जब क्लास में पढ़ाया था। तो पीएमएटी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पूर्वावस्था, एक बार बोलो मेरे साथ, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था। तो यहाँ पश्चावस्था का बोलना है, अपन ने देखा था पूर्वावस्था में पूर्व की अवस्था जाती है सबसे बड़ी होती है, मध्यावस्था में मध्य में जम जाते हैं, फिर क्या होगा, आप ऊपर खींचेंगे दोनों, ध्यान सुनना तो क्या होगा अपन देखते हैं, तो वीडियो बना दी मैंने। अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था वन के दौरान, एनाफेज फर्स्ट के दौरान समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, असमजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, सह अर्धसूत्र पृथक हो जाते हैं, या गैर सह अर्धसूत्र नॉन क्रोमेटेड पृथक हो जाते हैं। तो समजात अलग अलग, मैंने बताया था एक ही जाति के मेल के ऊपर चले जाएंगे, फीमेल के नीचे, या फीमेल के ऊपर, ऐसे अलग अलग। मैं चलो आपको बना के बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ऐसे ये नॉर्मली तारक का ऊपर पहुंच जाएंगे और इससे तरबू तंतु निकल के जाएंगे और ये क्या करेंगे, गुणसूत्रों को अपनी ओर खींच लेते हैं, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समसूत्री विभाजन की विशेषता है, माइटोसिस सेल डिवीजन की क्या विशेषता है, ये न्यूनकारी विभाजन है क्या, गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, बिल्कुल नहीं, ये न्यूनकारी विभाजन नहीं है, सम विभाजन है, मतलब इसमें उसी के जैसी कोशिकाएं बनती हैं और घाव बढ़ती हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सम विभाजन होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन कैसा होता है, सम विभाजन होता है, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, अर्धसूत्री फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की पूर्वावस्था कितने भागों में बटी होती है, जल्दी से आंसर दीजिए आप मुझे इसका। अर्धसूत्री फर्स्ट की पूर्वावस्था 5 भागों में बटी रहती है, मैंने बताया था आपको, ले जी पड़ी दी दी, तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट पे गौर फरमाइए, यहाँ पर फर्स्ट 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 फर्स्ट, अर्धसूत्री दो भागों में बटा होता है, फर्स्ट और सेकंड, तो अर्धसूत्री फर्स्ट की पूर्वावस्था प्रोफेज, किस कौन सी, प्रोफेज 5 भागों में बटी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, गुणसूत्रों का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छे से किया जाता है, तो किस अवस्था में, क्या भीड़ में भगदड़ में आप गिन सकते हो गुणसूत्रों को, नहीं, तो पूर्वावस्था में भगदड़ मचती है, वहां नहीं गिन सकते। मध्यावस्था में एक लाइन में जम जाती है, मध्यावस्था में क्या होता है, गुणसूत्र मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित जम जाते हैं, तो इस अवस्था में आप आसानी से गिन सकते हो। तो कहां पर गुणसूत्रों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, तो दोस्तों मध्यावस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में किसने बनाया था, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी आगे अपन देखेंगे, हो सके तो आप मन से बताओ, सोचो थोड़ा, दिमाग पे जोर लगाओ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डबल हेलिक्स मॉडल के भाई, डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब कि ऐसे ये संरचना इस प्रकार होगी उसकी। डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताया, क्या वॉटसन ने अकेले ने बताया, नहीं, क्रिक ने अकेले ने नहीं, दोनों ने, क्रिक और वॉटसन, क्रिकेट में वॉटसन नामक खिलाड़ी था ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट में, तो ऐसे याद रख लो। तो ये अपन ने देखा था ATCG चार प्रकार के क्षार होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों क्रिक और वॉटसन ने क्या किया था, 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल बताया था, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए किसमें पाया जाता है, लाइसोसोम में, बिल्कुल नहीं, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, जल्दी से बताओ, फट जाता है, या मज्जा की थैली बोलते हैं, लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, तो दोस्तों लाइसोसोम में पाया जाता है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इसी का कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसी में जीन पाया जाता है, इसी से पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो डीएनए किसमें पाया जाता है, केंद्रक में, कुछ मात्रा में हरित लवक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसी स्वायत्त कोशिकाओं बोलते हैं उन्हें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, 27, डीएनए का पूरा नाम क्या है, मैंने अभी आपको बोला था कि डीएनए के बारे में आपको बताना है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी
दोस्तों, तो जीन की खोज की है जोहानसन ने। जीन की खोज किसने की है? जोहानसन ने। ये क्या काम करता है? अनुवांशिक पदार्थों को धारण करने का काम करता है। तो हमारे गुणसूत्र में बहुत सारे, हमारा जो गुणसूत्र रहता है उसमें क्या रहते हैं? छोटे छोटे से जीन पाए जाते हैं और जीन अपने अंदर डीएनए को भरपूर मात्रा में रखता है। तो जीन क्या करता है? अनुवांशिक पदार्थों को धारण करता है। इसकी खोज की थी जोहानसन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29। 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अनुवांशिकी नाम का प्रयोग किसने किया था? मतलब अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? अनुवांशिकी के बारे में किसने बताया था? तो दोस्तों ये बताया था डब्ल्यू वॉटसन ने। तो वॉटसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसके अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो डब्ल्यू वॉटसन ने क्या किया था? 1905 में सर्वप्रथम अनुवांशिकी का शब्द दिया था। शब्द दिया था डब्ल्यू वॉटसन ने और जिनकी खोज जोहानसन ने की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। अनुवांशिकता का पिता किसे बोला जाता है? अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वॉटसन ने। अब अनुवांशिकता का पिता किसको बोला जाता है? तो जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के दाने पर, बाइसम सटाइवम के दाने पर, मटर के दाने पर क्या किया था? अपने पूरा का पूरा रिसर्च किया था अनुवांशिकता की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता बोला जाता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार का होता है? अभी मैंने 2-5 मिनट पहले बताया आपको। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्रिक और वॉटसन ने दिया था। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अपन ने देखा था ऐसे द्विकुंडलित धागे नुमा संरचना होती है और इसमें ए बी सी जी 4 प्रकार का एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स, डबल अपन ने देखा था डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा किससे जुड़ा होता है और कैसे इनमें परिवर्तित नहीं करते। तो ये मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 4 प्रकार का। एक बार बोलो मेरे साथ, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ए हमेशा टी से जुड़ा रहेगा, सी हमेशा जी से जुड़ा रहेगा। कितने बॉन्ड से ये आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। वंशागति का वाहक किसे बोला जाता है? मतलब अनुवंशिकी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है? बस कौन है? गुणसूत्र। मैंने आपको वीडियो में बस के माध्यम से बताया था कि बस है एक, बस में क्या है? सीट है, सीट पर सवारी बैठी हुई है। तो ये सारा का सारा। तो और इसमें रोड है, ससुराल से आप कहाँ जा रहे हो, मायके जा रहे हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो वीडियो प्रोवाइड कर दिया मैंने इस पर। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? वंशागति का वाहक क्या आ जाएगा? गुणसूत्र आ जाएंगे। तो गुणसूत्र क्या करते हैं? वंशागति का वाहक का कार्य करते हैं। चलते हैं आगे। कैरियोकाइनेसिस प्रक्रिया क्या होती है? ये वीडियो है इस पर। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब केंद्रक, काइनेसिस मतलब तोड़ना। कैरियो मतलब केंद्रक, काइनेसिस का मतलब होता है तोड़ना। मतलब एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण, मतलब केंद्रक के टूटने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? 2 केंद्रक बनना। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन। और कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। वास्तव में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। मैंने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था केवल तैयारियां होती हैं। फिर अपन जाते हैं एम फेज, माइटोसिस फेज में। उसमें क्या होता है? उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस के अंदर सॉरी अपन ने देखा था कैरियोकाइनेसिस में पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज। उससे पहले अपन ने देखा था अंतरावस्था में जीवन, एस जी2 ज्ञापन, पूरे अपन ने पढ़ रखा है इसमें। तो अपन इसमें देखना चाहते हैं वास्तव में कोशिका विभाजन पूर्ण होता है साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। एक केंद्रक ऊपर और 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो आंसर है साइटोकाइनेसिस। तो दोस्तों वास्तव में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है साइटोकाइनेसिस में। चलते हैं आगे। किस कोशिका विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है? वैसे तो एक कोशिका से 2 होता है, लेकिन वो समसूत्री में होता है। अर्धसूत्री में आधे मां से आधे पिता से। तो 2 भागों में पूर्ण होती है। अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकंड। तो 2-2 होकर 4 हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण किसमें होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36। कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जो कि क्या काम करता है? प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों आरएनए का प्रकार नहीं है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेज लेकर आएगा, निर्माण करेगा और ट्रांसफर कर देगा। एच आरएनए नहीं होता है। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा अपना एच आरएनए। इसका प्रकार नहीं होता। एमआर10 इंदौर में हुआ, अगर आपने देखा हुआ तो। एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए, मैसेंजर, राइबोसोमल, ट्रांसफर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन है हमारा डीएनए तथा आरएनए को। डीएनए जब आरएनए को प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है कि जाओ आरएनए तुम प्रोटीन का निर्माण करो, तो ये इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है आदेश देने की? क्या सुपर पावर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा ग्रह? बिल्कुल नहीं। पावर हाउस? बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। इसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रल डोग्मा। डीएनए आरएनए को प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है, इसे बोला जाएगा सेंट्रल डोग्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। बच्चे के लिंग निर्धारण में कौन जिम्मेदार होता है? बच्चा के लिंग मतलब मेल होगा या फीमेल? लिंग निर्धारण में, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए बच्चे के लिंग निर्धारण में। सही है, चलो लिंग निर्धारण में मतलब पुरुष पैदा होगा, बच्चा मेल पैदा होगा, इसमें कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है एक्स गुणसूत्र, क्योंकि महिलाओं के इसके अंदर हो जाएगा अपना बाय गुणसूत्र, क्योंकि महिलाओं में क्या होता है? एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिलाओं में सारे के सारे 23 जोड़ी एक्स एक्स पाए जाते हैं और पुरुषों में एक्स और बाय पाया जाता है। अगर जब ये आपस में मिलते हैं और अगर एक्स और बाय का मिलन होगा, पुरुष का बाय जाएगा और महिला का एक्स मिलेगा, तो एक्स बाय और पुरुष की उत्पत्ति होगी। मतलब बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष होगा या महिला होगा, ये कौन डिसाइड करता है? मेल डिसाइड करता है। मतलब यहाँ पर कौन सा गुणसूत्र डिसाइड करेगा? बाय गुणसूत्र डिसाइड करता है कि लड़का होगा या नहीं। अगर एक बाय गुणसूत्र पहुंच जाएगा तो लड़का होगा, नहीं तो फिर लड़की होती है। तो बच्चे में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन सा होगा? बाय होगा, मतलब पुरुष जिम्मेदार होता है। महिलाओं का इसमें कोई भी दोष नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। अनुवांशिकता की इकाई किसे बोला जाता है? जेनेटिक्स की
सूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये आपको आंसर देना है। इसका आंसर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर थोड़ा डिस्क्राइब करके बताऊंगा आपको। तो इसका आंसर आपको देना है 40वें क्वेश्चन का। देखते हैं दोस्तों कितने लोगों को इसका आंसर आता है। आपको देखिए गाइस, तो कंप्लीट हो चुका है मेरा क्लास, जो कि मैंने जितना पढ़ाई थी उतना मैं कंप्लीट किया हूँ। और उसके बाद पूरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा समझा दिया हूँ। तो पूछा था लास्ट में कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, इस क्लास को यहीं पे मतलब कि सेल डिवीजन को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे क्या, एनिमल्स शिशु, ठीक है ना, ऊतक, जंतु ऊतक लेंगे, जो कि कल हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।